तो रूल्स में अपन लिख रहे थे, एक तो था अफबाउ प्रिंसिपल, एक तो अपन ये रूल लिख रहे थे, ये अपन ने पढ़ लिया था। दूसरा रूल होता है हंट्स रूल ऑफ राइट ना, हंट्स रूल होता है, और थर्ड होता है पाउलिस प्रिंसिपल। पाउलिस ये होता है। तो पाउलिस प्रिंसिपल करके ऐसे अपने पास तीन रूल्स होते हैं। PAULIS, कभी कभी वो लगता पता नहीं क्या लिख दिया था मैंने, मुझे भी ऐसा लगता है। ये पाउलिस प्रिंसिपल। अब मैं हंट्स रूल लिख लेता हूँ। तो लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो अपन ने सीख लिया था। अपन सेकंड हंट्स रूल की बात करते हैं। हंट्स रूल होता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbital of subshells, in the orbital of subshell will only take place if all the orbitals have at least one electron. If all the orbitals have at least one electron, ये होता है। तो अपन कहेंगे पहले तो आप ये बताओ कि इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा। तो देख, अपन को एक बात पता है, अपन ने लिखा था सबशेल्स, और सबशेल होते हैं SPDF, है ना, ये सबशेल्स अपन ने लिखे हुए। और इन सबशेल के नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अपन ने कैलकुलेट किए थे, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स इन सब के वैल्यू ऑफ एल तो अपन को पता थे, 0 1 2 3 एल का वैल्यू, ठीक है, मैंने एल लिख दिया यहाँ पर। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ एनी सबशेल अपन ने कैलकुलेट किया था 2l+1 से, अगर आपको याद होगा तो। ऑर्बिटल फॉर एनी सबशेल इज इक्वल टू लिखा था अपन ने 2l+1। इसमें 0 होगा तो इसका एक ही ऑर्बिटल होगा, इसके 3 ऑर्बिटल होंगे, इसके 5 ऑर्बिटल होंगे, इसके 7 ऑर्बिटल। उधर वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। और अपन ने लिखा था कि each orbital can have 2 electrons in it, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल 2 होते हैं, वो तो आपने बताया था लास्ट टाइम, आपने कहा था सर कैमरा थोड़ा चेंज हो गया। हाँ देख, तो मुझे भी तो देख लो कि मैंने देख लिया है, इसका मतलब सर अपने आप कर देंगे, ऐसे देख लिया करो ना, मैं कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। तो अपन क्या करेंगे कि अपन ने लास्ट टाइम जो लिख रहे थे अपन, भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपन ने क्या किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबशेल विल बी 2l+1 into 2 कर दिया था, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल इज इक्वल टू 2 into 2l+1 अपन ने कैलकुलेट किया था। Therefore s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, d में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और f में d में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और f में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये अपन ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े थे लास्ट टाइम, ठीक। अब अपन क्या करेंगे इसमें, अब इसको देखते हैं कि भाई ठीक है, ये तो आपने मुझे बता दिया कि किसके कितने ऑर्बिटल। तो we will represent orbitals by the boxes। अपन ने इनको बॉक्स के फॉर्म में, बॉक्स या तो बॉक्स बाय द बॉक्स और सर्कल, मतलब ऐसे अपन बता सकते हैं।
ऐसे अपन रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, जैसे अपन एस के लिए लिखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूं तो एस के लिए मैं ऐसे बना लूंगा एक बॉक्स, पी के लिए मैं 3 बॉक्स बना दूंगा। तो क्या ये ऑर्बिटल बॉक्स जैसे होते हैं? नहीं नहीं, अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी ऐसे बॉक्स में अपन लिख के, अपन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दैट। और सेम फॉर एस। अब एक बॉक्स में अपन 2 ही इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, ईच ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपन को पता है एक ऑर्बिटल में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते। जब अपन एक बॉक्स बनाएंगे ना, कोई भी बॉक्स होगा अपने पास, तो उसमें अपन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ई नहीं लिखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन को, और ना ही नंबर लिखेंगे अपन ना। एक ऑर्बिटल में बॉक्स इलेक्ट्रॉन तो लिखेंगे, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन को आपको एरोस से रिप्रेजेंट करना होगा। तो दैट्स अ रूल कि भाई अपन एरोस से रिप्रेजेंट। सर कैन यू प्लीज रिपीट? एरोस से रिपीट करें। ओके, अच्छा ठीक है, देख कोई बात नहीं, उसको फिर से देखते हैं। मैंने तुमसे ये कहा, अगर मान ले अपन एक बॉक्स लिखेंगे, तो अपन जैसे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ना, 2 8 ऐसे 1, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो पहले अपन ऐसे लिखते थे, तो बाद में अपन इस पे आ गए 1s2 2s2 p6 और 3s2 ऐसे आ गए अपन कि भाई अब ऐसे लिखेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ p में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे अपन को पता है p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब उन 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे बताऊं? तो मैं कहूंगा देख भाई, इसको ना इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मतलब इसमें 2 लिखने वाले हो, इसमें 2 लिखने वाले हो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहते हैं हाँ 6 हो गए, लो भाई लिख दिया। तो अपन कहेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन का नंबर अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 2 2 लिख दिया ऐसे। अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ना एरो से रिप्रेजेंट करो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, राइट ना? द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स is represented by arrow, by arrow। तो अपन उसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं ना अपन को इस ऑर्बिटल में, अपन उसको ऐसे करें, ये एक इलेक्ट्रॉन, 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 तो 6 एरो हो गए। ऐसे बता दें। तो अपन कहेंगे सर ऐसे ही क्यों लिख रहा है, मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे लिखूंगा, कितने अच्छे लग रहे हैं देखो, ये भी तो अच्छे लग रहे हैं, ये भी तो देखो और अच्छा लग रहा है। तो अपन कहेंगे वो ऐसे नहीं करना है अपन को। अपन को एक इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ एरो है, तो दूसरे को नीचे की तरफ एरो बताना ही पड़ेगा। ऐसे लिखोगे तो गलत है। तो अपन को ऐसे लिखना होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एरो है, एक ही ऑर्बिटल में 2 अगर इलेक्ट्रॉन है, तो आपको एक ऊपर की तरफ एरो बनाना होगा, एक नीचे की तरफ एरो। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या कि ऐसे लिखना है, या फिर नहीं तो ऐसे लिख देते हैं? हाँ, उसका सिग्निफिकेंस है, वो एरो ऊपर नीचे लिखने का सिग्निफिकेंस है, और वो अपन पढ़ेंगे। लेकिन एक ही ऑर्बिटल में जब तुम 2 इलेक्ट्रॉन लिखो, तो आपको दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपको ऊपर की तरफ लिखना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपको नीचे की तरफ लिखना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ लिखना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपको नीचे की तरफ लिखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है कि पहले वाले को ऊपर की तरफ और दूसरे वाले को नीचे की तरफ? बिल्कुल नहीं। आप इसको पहले लिख के बाद में इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। मैंने लिखा यहाँ कि पहले नीचे वाला लिख दिया फिर ऊपर वाला, इसको ही दिखाने के लिए कि कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ एरो दिखना चाहिए और दूसरे को। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने मुझे आफ्बा प्रिंसिपल में इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था। पहले हमें ऐसे आता था, अब हमने ऐसे सीख लिया। अब इसमें भी अगर किसी ऑर्बिटल में और भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम उसको और ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि और क्या कर सकते हैं अपन उसमें डिटेल में। तो अपन क्या करेंगे, मान लो देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि भाई देखो, अगर मान लो मेरे पास ऐसे, अब अपन बात करते हैं अपने प्रिंसिपल। वो क्या कर रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं फॉर हंट्स, एग्जांपल फॉर हंट्स। हंट्स क्या बोल रहा है कि अगर पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ऑर्बिटल तो तीनों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पी के 3 ऑर्बिटल है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही लिखना पड़ेगा आपको। अब चाहे ऊपर की तरफ एरो लिख लो या नीचे की तरफ लिख लो, आपने मुझे बताया था कि आप एरो किसी भी तरफ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, राइट। अगर मान लो पी में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो अपन कहते हैं ठीक है भाई ऐसे लिख देता हूं, पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऐसे लिख देता हूं और एक ऐसे लिख, तो अपन कहेंगे सर ये गलत है। वही तो वो बोल रहा है कि इसको कहते हैं अपन पेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा लिख के उसको पेयर अप कर दिया, पेयर मतलब 2। वो कह रहा है आप पेयरिंग तभी कर सकते हो जब सभी ऑर्बिटल में, किसी भी सबशेल के सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद ही पेयरिंग कर सकते हैं आप, उसके पहले नहीं कर सकते। ये वो यही कह रहा है कि आप ऐसा पेयरिंग नहीं कर सकते। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल, पी सबशेल के ऑर्बिटल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल है, only take place if all the orbitals of the subshell will have at least 1 electron। मतलब जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है अपन पेयरिंग नहीं कर पाते। तो अपन को ऐसे वही उसका कि पी में अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मान लेते हैं पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर 3 के लिए आपको ऐसे लिखना, अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो अपन पी 3 ऐसे लिख लेंगे भाई 1 2 3। अब इसमें अपने दिमाग में एक बात आएगी, सर एक बात बताओ, ऐसे ही लिखना जरूरी है ऐसे लिख दूं चलेगा? हाँ चलेगा। अब अगर ये चलेगा तो मैं अगर ऐसे लिख दूं क्या प्रॉब्लम है बताओ? तो अपन कहेंगे ऐसे लिख दे तू, ये भी चलेगा। तीनों की एनर्जी एक जैसी होती है, जरूरी नहीं कि इसको भरने के बाद इस पे भरना है, वो भी चलेगा, क्योंकि तीनों की एनर्जी एक जैसी होती है किसी में भी इलेक्ट्रॉन डाल। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे लिख दूं तो ये नहीं चलेगा। अगर आपने ऊपर की तरफ पहले फिल किया तो इसको भी आपको ऊपर की तरफ ही रखना। आप दूसरे ऑर्बिटल में भी लिख रहे हो तब भी आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि एक का डायरेक्शन ऊपर है और दूसरे का डायरेक्शन नीचे है, या तो दोनों नीचे लिखो या दोनों ऊपर लिखो, आपको ऐसे सर आप ऐसे कर सकते थे, इन दोनों को फिल करो। अच्छा इसको हटा के इसमें डाल दो 2 इलेक्ट्रॉन तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम, तब भी करेक्ट। या तो सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ हो या पेयरिंग से पहले, या तो सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ हो या सारे नीचे की तरफ, इनमें से किसी में भी इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से भी शुरू कर सकता हूं, कर सकते हैं, बीच में लिख सकता था, हाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, दैट्स करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो चलेगा क्या? अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है और मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं तो भी चलेगा, आपने जैसे कहा, हाँ चलेगा, किसी में भी फिल करो, सबकी एनर्जी एक जैसी। अब ऐसे नहीं होते कि वो बॉक्स ही होते हैं, अपन ने कहा लिखा है कि अपन रिप्रेजेंट करेंगे बॉक्स से, फिर अपन लिखेंगे अच्छा ठीक है, आप अगर P4 है तो अपन कहेंगे अब पेयरिंग शुरू करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 और इनकी एनर्जी एक जैसी है तो किसी में भी पेयरिंग, अब आप पेयरिंग शुरू कर सकते हो। उसने ये नहीं कहा कि किसी एक ऑर्बिटल से पेयरिंग शुरू करेंगे, उसने कहा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ओनली टेक प्लेस व्हेन ईच ऑर्बिटल ऑफ द सबशेल विल हैव 1। आप ऐसे लिखो, इसमें लिखो, इसमें लिखो, कोई फर्क नहीं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी में कहूंगा नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, हाँ तो ठीक है, इसमें पेयरिंग कर लो, आप ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने ये लिखा था, मैंने बताया था आपको, ये आप ऐसे लिखोगे तब भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी एनर्जी एक जैसी, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी करें। आप ऐसे नहीं कर सकते, चार वो गलत। हाँ तो वो तो पहले ही हमें पता है कि भाई पेयरिंग तब तक नहीं करना जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में ना हो, वो तो आपने पहले ही बता दिया भाई पेयरिंग नहीं जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो उसके बाद ही पेयरिंग शुरू होता है।
अब ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो अपन कहेंगे पहले अपन थोड़ा सा और शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे, मैं वापस ये रूल्स आपको बताऊंगा, मतलब वापस इतना ऐसे नहीं लिखेंगे एकदम डिटेल में, लेकिन अपन वापस थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि रीजंस दूंगा सभी चीजों के। एक बार थोड़ा सा मुझे और भी चीजों की जरूरत है, तो अपन क्या करेंगे हाँ तो फिर और भी चीजों की जरूरत है, वही पढ़ा दो, फिर ये पढ़ा दो, लेकिन उनमें इसकी जरूरत है और ये ज्यादा इजी पढ़, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि पहले ये देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे तुम लोग थोड़े फेमिलियर भी हो। ये हो गया, और पी में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, तो अपन कहेंगे ऐसे लिख लो। अब आपको समझ में आ गया, पहले नीचे लिख लो, बाद में पेयरिंग शुरू कर लो, ऊपर की तरफ एक ही बात है। तो P6 में तो अपन कंप्लीटली फिल कर ही लेंगे। अब अगर मान लो मुझे ऐसे सपोज एग्जांपल बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, बोरोन की जगह कार्बन ले लगेगा, ABCD तो नहीं बता रहे, तो इसको 6 कर, ABCD में फिर C आ गया B के बाद तो C ले ही लेते हैं, कार्बन ठीक है। अपन क्या करेंगे ना, कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना तो अपन को पता है 2, अपन कहेंगे ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो ऐसे पूछ रहा हूँ 1s2 2s2 2p2, इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो। अपन कहेंगे इसको आप जरा बॉक्स में लिख के बताओ, तो अपन कहेंगे ठीक है ये 1s है, तो 1s का एक बॉक्स होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1s। 2s के लिए s का एक ही बॉक्स होता है, वो आपने मुझे बताया, इसके एक ही बॉक्स होता है ऑर्बिटल, p के 3 बॉक्स होते हैं, तुमको पता है। तो s के एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन। अब अपन कहेंगे 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अपन कहेंगे ये 2p था, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं लिख सकते, अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, पेयरिंग विल ओनली स्टार्ट व्हेन ईच ऑर्बिटल हैव 1 electron। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, आप ऐसे एक काम करो, ऑक्सीजन लिख के बताओ 8, तो अपन कहेंगे 2n6, 2n6 का मतलब है 1s2 2s2 और 2p4, ये 8 हो गया है ना, 2 प्लस 2 प्लस 4 तो 8 हो। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक अपन को आता था, यहां तक अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं था ऑफ प्रिंसिपल। अपन ने आज सिर्फ ये वाला थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा सीखा, इसमें 1s हो गया, ये 2s हो गया, ठीक है, ये 1s है, ये 2s है। अब अपन 2p की बात करते हैं, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो भाई पेयरिंग तभी होगी जब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, अब पेयरिंग शुरू करो, तो ये है ये इलेक्ट्रॉनिक वो 2, तो ठीक है, मतलब अपन कहेंगे कोई बात नहीं, मतलब अगर मुझे कोई दूसरा आइटम लिखना है, सपोज मैं कहूंगा क्लोरीन आइटम, तो अपन कहेंगे ठीक है 17 होता है, 287, सो 287 है अपने पास, तो ठीक है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ये लो भाई। अब p6 लिख के 3s क्यों, क्योंकि p में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनको बॉक्स के फॉर्म में तो कहेंगे अपन, हमको s भी लिखना आता है, p भी लिखना आता है, तो अगर लास्ट वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है तो अपन को बताया क्या, जैसे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लिखे तो 5 इलेक्ट्रॉन में एक और पेयरिंग हो जाएगी, तो अपन कहेंगे भाई यहाँ पर ये 1s हो गया। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अपन कहेंगे यहां से लेके यहां तक ये वाला और भी आगे, ये अपने पास 8 हो गया और ये 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन तक तो अपन को पता है कैसे। और अपन कहेंगे कि ठीक है आप ऐसे कर लो कि 10 इलेक्ट्रॉन तो के लिए तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं नोबल गैस लिख देता हूँ, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 10 ये हो गया, तो इसको बना देता हूँ जिसमें, क्योंकि बाकी सब तो फिल्ड अप होंगे ना, बाकी सब में तो कोई पेयरिंग का कोई चक्कर ही नहीं कि अनपेड लिखना है या नहीं है, यहाँ यहाँ पर अपन को लिखना होगा 3p, तो ये मैं 3p बना, ये 3p है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
अब मैं तुमको देता हूँ लिखने के लिए, तुम लोग लिखना। अच्छा मुझे लिख के बताओ तुम। दैट इज सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है और आयरन का एटॉमिक नंबर 26। तो ये 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है और 3p2। 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 होगा, 4s2 होगा और 3d6 होगा। ये लो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप ना सिर्फ देखो इधर से इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो नियन हो जाएगा। जैसे मैंने नियन लिखा ना, आप भी नियन लिखो। यहां से लेके यहां तक अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार देखते हैं, इधर 10 हो गया, 10+8 हो गया, तो मतलब यहां तक अपन लिख सकते हैं। इसको अपन आर्गन लिख, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये सारे फील्ड है, इसलिए नोबल गैस यूज करता हूँ। ये 3p2 है और इसके लिए मैं आर्गन यूज कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर 18 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और 4s2 3d6। आप बस इतना लिख के बता दो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, बाकी आप वो नियॉन और आर्गन लिख लेना। तो नोबल गैसेस को यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना लेकिन कि अच्छा इसके लिए ना मैग्नीशियम यूज कर लेते हैं यहाँ तक, ऐसे नहीं। नोबल गैसेस यूज कर सकते हैं, वो भी नोबल गैसेस का थोड़ा सा और बताऊंगा मैं। बट अभी आप मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन लिख के बता दो कि 3p में कैसे इलेक्ट्रॉन लिखोगे और 4s2 3d में कैसे इलेक्ट्रॉन लिखोगे, वो इलेक्ट्रॉन लिख के बताएं। बताओ भाई क्या करना है तुमको। Done. ये हटा दो, हाँ? तो आपने सिलिकॉन लिख लिया। तो आपने कहा भाई सिलिकॉन जो था दैट इज इक्वल टू 14 था, दैट इज इक्वल टू नियॉन जो 10 थे, और उसको लिख देता हूं मैं 3p। ये आपका 3, दो इलेक्ट्रॉन्स थे, लिख दिए। और आयरन 26 था, इसमें आपने आर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तो अपन ने कंप्लीटली फिल्ड थे यहां से यहां तक, तो आर्गन लिख लिया, वो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अपन को 4s2 लिखना था, तो भाई देखो 4s2 तो ये हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन। और 3d, डी के कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 5। 5. बना दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, तो अपन कहेंगे 3d, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, और इनमें से किसी में भी ऐड कर दो आप एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ, अपोजिट एरो के साथ। सर हम मिडिल में भी किसी में भी ऐड कर सकते किसी में भी कर सकते हो, इससे ही शुरू कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। बताया तो मैंने। मेरे ख्याल से आपको एरोज लिखने आ गए, और एक ऑर्बिटल क्या होता है बिना। सर एक क्वेश्चन। बोलो। सर पहले वाले इसमें 1s मतलब 1s2 से लेके 2p6 तक ही नियॉन होगा ना, 3s2 तक कैसे? बस वो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर। 12 हो गए? यस। हाँ सर। अरे यार, तो पहले बताना था तुम्हें। ये लो हो गया, ये लो। तो फिर अपन को 3s भी लिखना पड़ेगा। ये लो हो गया इलेक्ट्रॉन का, इसमें 3s2 भी लिखना पड़ेगा। अब वो कंप्लीटली फिल्ड था, इसलिए ज्यादा मतलब वो नहीं कर पाएगा, वो मिस हो गया मुझसे। क्योंकि मेरा फोकस तो लास्ट वाले ही पे था कि मुझे वो बता। इस वाले में मैंने काउंट किए थे पूरे, तो बड़ा था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मुझे 18 काउंट किए। उसमें मुझे लगा छोटा सा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जल्दी लिख दो। भाई इलेक्ट्रॉनिक 14 थे ना, तो 10 उसको दे दो, बाकी बचे वो ले। तो लेकिन उसको लिखना पड़ेगा, फिर अपन 3 उसको भी लिख देंगे ऐसे। अगर नियॉन ले रहे हैं तो बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन तो पता नहीं पड़ेगी, तो लिखेंगे कोई बात। ठीक है, तो
और कोई डाउट है किसी को? कोई मतलब अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो भाई, आप मना भी कर सकते हो, हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो अब ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वाला पार्ट। अब अपन वापस चलते हैं और मैं आपको थर्ड रूल नहीं बता रहा हूं क्योंकि थर्ड रूल अपन बाद में पढ़ सकते हैं। मैं 1 और 2 को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा वापस, लेकिन अब इसका थोड़ा थोड़ा अगर अपन को आइडिया होगा ना तो बाकी पार्ट जो अपन पढ़ते हैं उसमें आपको काफी फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था ना कि वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है ना और आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है, किसी को भी किसी के बगैर पढ़ना मुश्किल होता है। मैं तो बस बेस्ट वे में कि इजीएस्ट वे हो जाए अपन को ऐसा कुछ करना है। चलो याद, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड क्वांटम। तो अपन पढ़ेंगे क्वांटम। ठीक है, अब अपन मतलब कर क्या रहे हैं अपन को कि स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। ठीक है, पहले अपन ने स्टेप 3 में थोड़ा सा पढ़ा, अब अपन स्टेप 2 को पढ़ रहे हैं और फिर स्टेप 3 की बात करेंगे, तो ये तीनों एक साथ कवर हो जाएंगे ऐसे। ठीक है ना, वो कर रहा हूं कि पहले इसका आइडिया देता हूं, फिर इसको पढ़ाता हूं, फिर इसको पढ़ाऊंगा तो ये दोनों उसमें अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए अपन को इन दोनों की जरूरत पड़ती है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि एटम के वगैरह अपन पढ़ कैसे पाएंगे, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ा और उसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं था कि अपन नहीं समझ पाए। अब अपन क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, देयर आर 4 क्वांटम, 4 क्वांटम। ठीक है ना, सो क्वांटम नंबर जो होते हैं 4 होते हैं। सो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, विल से दैट। ठीक है, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स which are used, 4 quantum numbers which are used to locate the electron, to locate the electron in an atom। हमें किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है तो अपन इन 4 क्वांटम नंबर्स से कर लेते हैं। तो अपन 4 क्वांटम नंबर्स लिखते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम, इसको ना एन से डिनोट करते हैं। सेकंड होता है एजीमुथल और अपन इसको एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम, इसको अपन एल से डिनोट करते हैं। अब आया अपना एल, है ना, जो पार्ट आप बता रहे थे बार बार एल को अपन यूज कर रहे थे ना, तो अब आया अपना एल। और थर्ड अगर अपन लिखें तो दैट विल बी मैग्नेटिक क्वांटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसको अपन एम से ही डिनोट कर लेंगे। और लास्ट आता है अपन को दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम। स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट करेंगे। दीज आर द क्वांटम नंबर्स व्हाट वी हैव। ठीक है, इनमें से एन, एल एंड एम are derived from Schrodinger equation. And the fourth one is used. The fourth one is used. S is used to represent electron in orbit. वैसे अपन ने ऑर्बिटल पढ़ा था, एक बॉक्स जो एस था ना, एस है ना, वो अपन को वो एरो की बात करेगा। मतलब जो फोर्थ वाला जो है ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उस एरो के लिए अपन एस से निकालेंगे क्या करना चाहिए। तो एस जो है वो
राइट ना, एरो की बात करेगा कि वो एरो ऊपर नीचे ही क्यों थे, वो एस में आ जाएगा। अब देख, जैसे ये क्वांटम नंबर्स हैं तो अपने पास कोई एटम होता है, अपने पास एटम होगा तो न्यूक्लियस होगा, उसमें बहुत सारे शेल्स होंगे, ठीक है। और हमने पढ़ा कि ईच शेल इज डिवाइडेड इन द सब शेल, ठीक है। तो उधर छोटा बन गया थोड़ा, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। अपन ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, पहले इसको छोड़ते हैं एटम को, अपन अपनी बात करते हैं। पता क्या, जैसे मान लो मैंने तुम्हारे सामने एक ग्लोब रख दिया, और एक ग्लोब है आपके पास और मैप है आपके सामने, और आपसे कहा कि चलो अपने घर के ऊपर फिंगर रखो उस ग्लोब में कि तुम कहाँ रहते हो। तो सबसे पहले तुम ग्लोब में क्या चेक करोगे, कंट्री को चेक करोगे। पहले मेरी कंट्री तो मुझे दिखे कहाँ है, तो पहले आप कंट्री की बात करोगे, तो आपने कंट्री को चेक किया पहले। फिर आपने अपने स्टेट को देखा कि आपका स्टेट कहाँ, तो महाराष्ट्र देखा। फिर हमने अपना सिटी देखा कि हमारा सिटी कहाँ पर है, मुंबई सिटी, हमने मुंबई सिटी को देखा। और उस सिटी में फिर अपन ने अपने एड्रेस पे बता दिया कि ये मेरा एड्रेस, ये मेरा लेन है जहां पर मेरा एड्रेस, आपका एड्रेस पूछा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको ग्लोब में कहा कि भाई बताओ ये ग्लोब है, अपना मतलब एड्रेस बताओ, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताओ। तो सबसे पहले कंट्री मतलब मेरे लिए शेल होगा, किस शेल की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में एन तो हमेशा शेल ही रहा है, इस चैप्टर में एन तो स्मॉल एन तो हमेशा अपन ने शेल के लिए यूज किया। और उसके बाद अगर एक बार मुझे शेल पता चल जाएगी कौन सा शेल है, मान लो अपन अज्यूम कर लेते हैं भाई मेरे पास थर्ड शेल है, तो मुझे एन पता चल गया, थर्ड शेल है। अब मुझे चाहिए कि एक शेल में तो डिफरेंट सब शेल्स होते हैं, तो एल अपन को बताएगा कि कौन सा सब शेल, कि अपन को पता है अगर एल का वैल्यू आप 0 देने वाले हो तो बोल दूंगा एस सब शेल में है, एल का वैल्यू अगर आप 1 देने वाले हो तो बोल दूंगा पी सब शेल में है। एल के वैल्यूज बताया आपने, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि वो 0 1 2 क्यों था, वो बताऊंगा। तो अपन को ये पता चल जाएगा एक बार अपन को, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया मतलब अपनी कंट्री पता चल गई, मतलब शेल पता चल जाएगा, तो ग्लोब फॉर अस। और उसके बाद अपन को क्या पता चलेगा, कंट्री एक बार पता चल जाए तो अपन ये फिर सब शेल एल अपन को बताएगा कि कौन सा स्टेट, जैसे उस टाइप। तो अगर एल का वैल्यू भी मैंने तो बता दिया। अब एम अपन को बताएगा, मान लो पी आ गया, एल का वैल्यू अपन को मान लो 1 गिवन है एल का वैल्यू, तो अपन को एल का वैल्यू अगर 1 गिवन है तो अपन कहेंगे फिर उस केस में अपन कहेंगे भाई एल का वैल्यू अपन को 1 गिवन है मतलब पी की बात कर रहे हैं, लेकिन पी में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब 3 बॉक्स, तो 3 बॉक्स में से कौन सा, मतलब स्टेट तो है उसमें बहुत सारी सिटी है, कौन सा, तो अपन कहेंगे वो एम का वैल्यू बताएगा कि इन तीनों में से कौन सा, तो वो वैल्यू ऑफ एम बताएगा कि भाई कौन सा वाला अपन को लेना है। और अगर मान लो अपन को पता चल गया कि एम का वैल्यू इधर ये वाला है, जो एम का वैल्यू आप दोगे वो उससे मुझे ये पता चल गया कि इस वाले ऑर्बिटल में, तो फिर अब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने लिखे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन दोनों दोनों में से कौन सा वाला, ऊपर वाला एरो या नीचे वाला एरो, वो ऐसे बताएगा। कहानी समझ में आ गई ना, चारों क्वांटम नंबर से पर क्या करना है हम किसी सर भी L1 जो P है, हाँ अगर P कैसे आया? पी ऐसे आया ना, अपन ने पढ़ा हुआ ना, वैल्यू ऑफ एल फॉर एस 0 होता है, पी के लिए 1 होता है। हाँ सर, हाँ तो ठीक, समझ गया। लो भाई वो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं बस। तो अपन को ना एक बात पता चल गया, अरे यार ये तो बड़ा इजी था, ठीक है हमें एसपीडीएफ पता होगा तभी तो बता पाऊंगा कि भाई कैसे आप लोकेट कर रहे हो। अब समझ में आ गया कि किसके वैल्यू से मुझे क्या पता चलने वाला है। तो पहले अपन पढ़ते क्वांटम नंबर्स, क्योंकि क्वांटम नंबर्स में अपन को ये भी आ जाएगा कि वो एस 0 क्यों 1 क्यों ऐसे, तो अपन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो इस टाइप से ये यूज है इन क्वांटम नंबर्स का कि हाउ वी यूज दोस क्वांटम नंबर्स, वो अपन को पता, ठीक है। तो अपन बात करेंगे पहले दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। पहले 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन से आए, तो इसी इक्वेशन में तो वो नंबर 1 है, मतलब जो अपन पढ़ रहे थे ना कि 1 2 3, अपन ने ये डिस्कस कर लिया, अब ये डिस्कस कर रहे हैं।
अब ये जो है ना 1, वो वही इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन, जिससे अपन को ये 3 मिला। और वो इक्वेशन थोड़ा सा अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, छोटे क्लासेस में बहुत कम पढ़ना होता है अपन को, मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व भी नहीं करना है अपन को, तो बस पता होना चाहिए उसके पार्ट्स क्या है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। अब देखो, तो अपन क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पहले अपन चीजें शुरू करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम, अब n मतलब ये जो नंबर्स है n l m, इनके जो वैल्यूज आते हैं वो इसके डेरिवेशन से आते हैं, राइट। n l m जो आते हैं वो उसको ड्राइव करके आते हैं। तो अपन को कभी भी n l m के वैल्यू उसको ड्राइव करके कैलकुलेट करने के लिए नहीं करने वाले। उस इक्वेशन के बारे में अपन को बस अंदाजा होना चाहिए वो है क्या, वो करता क्या है। इनके वैल्यूज अपन को क्वेश्चन में हमेशा गिवन है। आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कभी अपन से नहीं कहेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ, तो एमटेक वाला काम, तो आईटी में भी 4 साल पढ़ने के बाद वाला काम है उसका सोल्यूशन निकालना, है ना। तो लेकिन उस इक्वेशन से ये आए, ये हमें पता होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसका वैल्यू, अगर मुझे n का वैल्यू गिवन है तो क्या सिग्निफिकेंस होगा, तो अपन देखेंगे इट्स वैल्यू सिग्निफाइज, वैल्यू सिग्निफाइज the shell in which the electron is present, in which the electron is present। अगर मुझे n का वैल्यू पता है तो मुझे शेल का नंबर पता है, और अगर मुझे शेल का नंबर पता है तो मैं बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकता हूं। So we can calculate energy of shell, distance from the nucleus, that is radius, velocity of electron, etc. Angular momentum, मतलब मैं बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ। भाई n का वैल्यू अगर पता है तो h/2 पाई ही तो करना है, तो एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आप मुझे n का वैल्यू दे दो, ये सब आप मुझे बता चुके, बताने की जरूरत नहीं। अगर मुझे क्वेश्चन में n का वैल्यू गिवन है, मैं फट से बता दूंगा किस शेल की बात कर रहे हो आप। अब बात करते हैं अपन एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम और एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। दोनों में से किसी की बात, किसी को भी पहले लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर मुझे L का वैल्यू पता है तो मैं ये बता दूंगा किस सबशेल में लिखना है। तो अपन लिखेंगे इट्स वैल्यू सिग्निफाइज द सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन, इधर शेल था इधर सबशेल आ, इन विच द इलेक्ट्रॉन, है ना, इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अब अपन को एक बात पता है कि भाई देखो, आपने मुझे सबशेल तो बताया कि सबशेल क्या क्या होता है। ठीक है, मान लेता हूँ भाई S होता है, P होता है, D होता है, F होता है, G होता है, ऐसे आपने बताया। और वैल्यू ऑफ L भी आपने बताया था कि भाई ठीक है, वैल्यू ऑफ L जो है हर एक सबशेल के 0 से शुरू करते हैं, 2 3 4, और ये ऐसे आपने बताया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन 2l+1 ऑर्बिटल का नंबर हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का भी नंबर, वो फॉर्मूले आपने दे रखे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल 2l+1, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इन अ सबशेल विल बी इक्वल टू 2 into 2l+1, ये अपन को पता है। अब ये वैल्यूज कहां से आए ये तो बता दो। चलो ठीक है, वैल्यूज मतलब अपन को पता चल गया कि अगर ये अपन को गिवन हो गया तो ये हम बता सकते हैं कि ये वैल्यूज में से कोई आप दे दो तो मैं बता सकता हूँ कि किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो पता चल जाएगा। आप किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n दोगे तो शेल पता चल गया, वैल्यू ऑफ L दोगे तो मुझे सबशेल पता चल गया। ये वैल्यूज कहां से आए, तो द वैल्यू ऑफ सबशेल्स डिपेंड्स ऑन
the value of subshell. So I will write that these value of subshell. अब ये कहां से है वो देखते हैं. Subshell depends on the shape of orbitals. Orbitals of subshell. तो इनके ना जो शेप होते हैं उन पर डिपेंड होता है ये. ठीक है, तो शेप बताओ और बताओ कि वो जीरो कैसे आया. तो अपन शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. तो इस सेकंड पॉइंट में अपन शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं. तो अपन बात करेंगे भाई शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल का शेप में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, फिर पी ऑर्बिटल, फिर डी ऑर्बिटल, लाइक दैट हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे. तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल की बात करते हैं. तो अगर हम शेप ऑफ एस ऑर्बिटल की बात करेंगे तो एस ऑर्बिटल में जो शेप होता है इसका, इट हैज स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल शेप. इट हैज स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल शेप. ठीक है, स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल शेप. तो इसका जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा और सिमेट्रिकल होगा. स्फेरिकल एंड द सिमेट्रिकल शेप. तो ठीक है, लेट अस चेक स्फेरिकल एंड द सिमेट्रिकल शेप कैसे आएगा. विल चेक दैट. तो अपन क्या करेंगे, इट हैज स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल शेप. तो इसका स्फीयर जैसे ऐसे शेप, मतलब फुटबॉल जैसे शेप. अपन एज्यूम कर लिया बड़ा सा ऐसे फुटबॉल जैसे शेप होता है. और सिमेट्रिकल होगा मतलब फुटबॉल सिमेट्रिक तो होता ही है, मतलब वो टेढ़ा बेढ़ा नहीं होगा लेफ्ट टाइप, वो मतलब डायरेक्टली ऐसा होगा. रग्बी फुटबॉल जैसे नहीं होगा, फुटबॉल जैसे होगा स्फेरिकल. अब इसके शेप में अपन कहेंगे ठीक है भाई ये ऐसे y एक्सिस हो गया, तो ये ऐसे x हो गया, तो ये ऐसे z हो गया. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर फुटबॉल स्फीयर जैसे है और उस फुटबॉल में अपन से कोई ये पूछे कि भाई बताओ फुटबॉल में कौन सा x एक्सिस है, कौन सा y एक्सिस है, कौन सा z एक्सिस है, तो अपन कहेंगे देखो भाई उसमें मैं ऐसा नहीं बता सकता. आप पहले एक एक्सिस को चूज कर लो, क्योंकि कोई भी हो सकता है, वो तो सिमेट्रिकल है ना. मैं कैसे बताऊं उसमें x y z. अगर क्यूब होता है तो अपन को पता है x y z. अपन जनरली अपन ऐसे ले लेते हैं ना कि x एक्सिस ऐसे हो जाएगा, y एक्सिस ऐसे हो जाएगा और z एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये x है. लेकिन अगर कोई सिमेट्रिकल है तो अपन नहीं बता सकते. तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कोई एक एक्सिस आप चूज कर लो, बाकी दोनों मैं उसके रिस्पेक्ट में लिख दूंगा, क्योंकि तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह आप पढ़ते हो, मुझे पता है. सो अपन कहेंगे ठीक है इसमें एक एक्सिस x ले लेते हैं अपन, एक y ले लेते हैं अपन और एक z एक्सिस. ठीक है, तो ये इसका स्फेरिकल शेप होता है. और इसमें दो इलेक्ट्रॉन आप अज्यूम कर लो कि इसमें कहीं भी दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है. तो वो दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक स्फेरिकल, एक फुटबॉल में, एक फुटबॉल इतना बड़ा तो नहीं होता. अपन को पता है कि भाई न्यूक्लियस ही कितना बड़ा होता है अपन को पता है, और एटम का साइज कितना हो सकता है वो भी अपन को पता है. तो एटम का साइज जो होता है वो रदरफोर्ड में पढ़ा था अपन ने, 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻10 सेंटीमीटर तक हो सकता है द साइज ऑफ. तो ये स्फेरिकल शेप है. अब अपन दूसरा शेप पढ़ते हैं एक, दैट इज पी के लिए. तो बी में अपन लिख रहे हैं पी ऑर्बिटल. ठीक है, बी में अपन लिखेंगे पी ऑर्बिटल. अब पी ऑर्बिटल के तीन, पी में तो अपन ने तीन बॉक्स बनाए थे और एक ऑर्बिटल को, जैसे ये बॉक्स ये था ना ऑर्बिटल, अपन ने इस ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया था, ये अपन को पता है. पी में अपन ने, हमें पता है कि भाई पी के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ एनी सबशेल, ऑर्बिटल ऑफ एनी सबशेल अपन को पता है, एनी सबशेल इज 2a+1 है ना. तो ऐसे हो जाएगा. तो अपन क्या कहेंगे, ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल्स में, तो पी ऑर्बिटल है, इट हैज 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स और 3 ऑर्बिटल अलोंग ईच एक्स होगा. एक अपन एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो पी एक्स होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो पी वाई होगा, और जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो
pz होगा. So it has 3 orbitals of dumbbell shape. dumbbell shape. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब 3 ऑर्बिटल बताओ डम्बल शेप में कैसे. तो अब अपन को ये पता है कि अगर हम कोई 3D मॉलिक्यूल बनाएंगे, एटम इज 3D, दैट इज स्फेरिकल इन शेप, तो अपन को पता है उस स्फेरिकल शेप में भी s ऑर्बिटल होगा और p ऑर्बिटल भी होंगे, d ऑर्बिटल भी होंगे. तो अपन कहेंगे ठीक है, इसके ऑर्बिटल, इस पे फोकस करते हैं अपन, डम्बल शेप क्या होता है. तो अपन कहेंगे देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और z भी लिखोगे तो वो भी परपेंडिकुलर होगा. तो अगर मुझे डम्बल शेप बनाना है तो द डम्बल शेप विल बी लाइक दिस. दिस इज द डम्बल शेप. ऐसे डम्बल शेप. तो डम्बल शेप का मतलब, आप डम्बल मतलब जैसे आपने मंदिर में देखा होगा बेल को, तो वो बेल कैसे होता है, ऐसे मतलब यहाँ बड़ा होता है और यहाँ छोटा होता है. तो आप ऐसे अज्यूम कर लो कि एक बेल इधर बड़ा है, इधर छोटा पार्ट है, और 2 बेल को ऐसे ज्वाइन कर दो आप, एक उस तरफ की तरफ, एक इस तरफ की तरफ. तो बीच में जो होगा वो बिल्कुल वहां स्पेस नहीं होगा, दैट विल बी अ डम्बल शेप. या अपन ऐसे बोल सकते हैं, मैं डम्बल शेप को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अपन ना जैसे कभी कभी कोई बैलून ले लिया और उसमें एयर फिल किया, ऐसे फिल किया, तो जब वो फूलता है तो अपन को पता है कैसे फूलता है वो ऐसे एक मतलब मुंह के पास तो वो छोटा होता है और ऐसे दूर एयर फिल होता जाता है तो बड़ा होता है. तो एक बैलून अपन अज्यूम करते हैं, जो बैलून होगा, जैसे अपन यहाँ पर बैलून का माउथ है तो अपन कहेंगे ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो पीछे की तरफ बड़ा होता है और उधर माउथ की तरफ छोटा होता है. उस टाइप के बैलून की बात कर रहा हूँ. अभी वाला वैसे होता है ना. हाँ, जिम में भी डंबल होता है, लेकिन सब लोग जिम नहीं जाते ना, मैं भी नहीं जाता है ना, तो इसलिए मुझे हो सकता है नहीं पता होगा. वैसे सबने देखा हुआ है डंबल, कोई मना नहीं कर सकता. तो अपन क्या करेंगे, डंबल शेप में अपन कहेंगे देख भाई, डंबल शेप में बोलते दैट वो बैलून की जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो 2 बैलून को ऐसे अपन ने एक बैलून फिल किया और उसमें ऐसे देख रहा था, एक और बैलून ले लेता है तो वो 2 बैलून होते हैं. अब दोनों बैलून के ना माउथ को ऐसे ज्वाइन कर दो और पीछे की तरफ वो ऐसे देखेंगे. मेरे ख्याल से अपन को समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ. इधर तो बड़े बड़े दिखे, लेकिन इधर माउथ के पास दोनों छोटे ऐसे, और फिर ऐसे बड़े होंगे ऐसे, राइट ना, उस टाइप से दिख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही है. मतलब अपन ने ऐसे नहीं बनाया कि ऐसे बस वो इन्फिनिटी बना दिया स्ट्रक्चर, नहीं नहीं, वो ऐसे ऐसे थे और ऐसे ऐसे स्पेस होगा वहां पर. इट इज, ठीक है ना. अब आप इसके बीच में इसको ड्रॉप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता. अपन को अंडरस्टूड है कि वो बैलून्स है, वो एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, इसलिए अपन से पी. बिल्कुल वैसे ही अपन कहेंगे भाई पी वाई हो जाएगा अलोंग द वाई एक्सिस, तो पी वाई में ऐसे कर लो, ये वाई था, ये एक्स था, ये वाई है, तो अपन पी वाई ऐसे कर लेते हैं. इसमें आपको ड्रॉ करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, दोनों ही करेक्ट है. ड्रॉ करके रखोगे तो अंडरस्टूड है ना कि अपन ने तो वहां पर वो 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो तो फिर को पता है. both will be of same size, both will be of same size. अभी तो सभी को same size assume करना है because they all are having same energy. अब z एक्सिस को बना देते हैं तो अपन कहेंगे ठीक है, ये लो भाई z एक्सिस, मैं इसको ना z assume कर और इसको x, तो अपन कहेंगे ठीक है z, जैसे x एक्सिस पे x था, px था, y एक्सिस पे आपने py बनाया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है z एक्सिस पे अब अपन को पता है अगर x ऐसे है y ऐसे है तो z ऐसे होगा. अपन ऐसे दिखा नहीं सकते ना, इसलिए अपन ने z ऐसे, तो अपन कहेंगे z, वो सेम साइज है, थोड़ा छोटा बन गया लेकिन वो सेम साइज का, ये हेलो द z एक्सिस. तो अपन को पता है भाई ठीक है, वी आर गोइंग टू राइट द z एक्सिस लाइक दिस, ये z एक्सिस. अब इसमें क्या होगा कि ये जो बनाते हैं ना, जिसको मैं बैलून बोल रहा था, उन बैलून्स को अपन कहते हैं, एक बैलून को एक लोब्स, ठीक है ना, एक बैलून को एक लोब बोलते हैं. तो इसमें 2 लोब्स हैं, इट हैज 2 लोब्स, 2 लोब्स, ठीक है. और जो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, जहां मतलब जहां माउथ होगा वहां तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये रीजन होगा इलेक्ट्रॉन के लिए.
तो जहां पर इसका ये जो माउथ होंगे वहां तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता, तो उसको अपन जो इधर वाला पार्ट जो होता है उसको अपन कहते हैं नोड्स, उसको अपन कहते हैं नोड्स। तो एक बार ना ये लोब्स को मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ उसको, है ना। तो इसको हटाता हूँ और थोड़ा सा लोब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको दर लिखता भी जाऊंगा तो फिर अपन को मतलब फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि सर आपने किसको क्या कहा था, तो वो अपन को ठीक है, ठीक है। तो लिख दें। एक तो आपने मुझे लोब्स बताया भाई, ये है, तो अपन कहेंगे लोब्स क्या होते हैं। लोब्स को अपन ओरिएंटेशंस भी बोलते हैं, orientation of right na lobes. So the region where the probability of finding the electron, probability of finding the electron is greater than 95%. For 95% is enough. It's that region. ठीक है, वो रीजन। सो ये वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन का होने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा, और नोड्स region where the probability of finding the electron, probability of finding the electron is 0. Probability of finding the electron is 0. या तो 0 बोलते हैं अपन, ये लेस देन 5% भी बोल सकते हैं, और लेस देन 5 ऐसे दैट इज ये अपन नोड्स बोल रहे हैं। और ये अब इसमें दो लोब्स हैं, अपन को दिख रहा है अलोंग द एक्सिस आपने बनाया। अब इसमें ना अपन किसी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, किसी एक तरफ नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मेरी मर्जी, मैं कहीं भी पॉजिटिव लिख सकता हूँ, कहीं भी नेगेटिव। सो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस, the positive and negative side inside the lobes represent, so inside the lobe represent the wave function. अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये वेव फंक्शन क्या होता है। तो अपन कहेंगे देखना, कहीं ना कहीं अपन को ये ऐसे जरूर लग रहा है कि आपने ऐसे बनाया, ऐसे वेव बनते हैं। तो जनरली अपन क्या बोलते हैं, ऊपर वाला जो क्रेस्ट है ना उसमें पॉजिटिव लिख देते हैं और नीचे वाले ट्रॉप में अपन नेगेटिव लिख देते हैं। तो अपन कहेंगे सर ऐसा थोड़ी जरूरी है, मैं ऐसे बनाऊंगा तो बताओ फिर अलग नहीं दिखेगा क्या। अब लोग, अब यहाँ नेगेटिव लिखोगे, इधर पॉजिटिव लिखोगे, तो अपन कहेंगे दोनों में से तुम्हारी मर्जी, तुम जिसमें समझना चाहो समझ लो। एक तरफ पॉजिटिव लिखना होगा, अगर इधर ऊपर है तो पॉजिटिव लिख दो, अगर इधर नीचे है तो आप नेगेटिव लिख दो। तो एक तरफ पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा, तो कहीं ना कहीं ये वेव से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्डिंग द बस की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड लिखना, वो कहीं ना कहीं वहां रिलेटेड है उससे। उसको कहते हैं वो थर्ड मॉडल ऑफ एटम, थर्ड नहीं फोर्थ मॉडल ऑफ जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर मॉडल। अब फोर्थ मॉडल ऑफ एटम अपन पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल, जो अपन को श्रोडिंगर में दिया, उसी की तैयारी चल रही है कि उसको अपन पढ़ेंगे। मैं बना के दिखाऊंगा वेव मैकेनिकल मॉडल दिखता है, राइट। तो ठीक है, हमें ये पता, हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछने वाले आप ऐसे क्यों लिखा, हम तो यही पूछ सकते हैं बताओ पॉजिटिव नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपन लिखेंगे पॉजिटिव का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। गलत बताया तो ऐसा, वो वेव फंक्शन, वो कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बता रहा कि वहां इलेक्ट्रॉन है वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अपन कहेंगे देखो अब दो बैलून है, अब दोनों बैलून्स को आप ऐसे बता रहे हो, दोनों बैलून्स को ऐसे बता रहे हो, राइट। अब अपन को एक बात पता है कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और दोनों इलेक्ट्रॉन जो उस ऑर्बिटल में होंगे ना, वो किसी एक ही बैलून में होंगे, या तो इस वाले में होंगे दोनों, या फिर इस वाले में होंगे दोनों। ऐसे नहीं हो सकता एक इधर है एक इधर, नहीं, ऐसे नहीं होता। दोनों एक ही बैलून में होंगे, आइदर दिस साइड और दिस साइड, मतलब वो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, लेकिन होंगे दोनों एक ही उसमें, एक ही लोग। तो अपन क्या करेंगे कि अच्छा ठीक है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन जो एक ही बैलून में दोनों प्रेजेंट हैं, वो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कर रहे होंगे वहां पर, कैसे दिख रहे होंगे, या उनका रोल कैसा रहा होगा जरा बताओ। तो अपन कहेंगे देख भाई, एक बैलून जो है ना, ऐसे कोई भी एक बैलून, उस बैलून में तो दो छोटे छोटे मतलब दो मक्खियां छोड़ गए। अब उन मक्खी की क्या हालत होगी, वो वॉल की तरफ जाएंगे तो टकराएंगे, इसलिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उनकी कहां होगी, बीच में रहने की, कि वो बीच में रहेंगे। और वो जो उनका रीजन होगा, जैसे वो घूम रहे होंगे इधर उधर पूरे उसमें बैलून में ना, बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहे, लेकिन वो अपने उस रीजन से बाहर नहीं जा सकता, उसको रहना पड़ेगा उसी रीजन में। दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटिंग, where the probability of finding the electron is maximum। तो अपन कहेंगे देखो, एक तो आपने बैलून बनाया और बैलून के भी सेंटर में बताऊंगा मैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, क्यों, वॉल के पास जाएगा तो टकराएगा ना, और इधर जा नहीं सकता इधर वाले पार्ट में, क्यों, तो वहां फिर टकराएगा, वहां तो जगह ही नहीं है। तो रीजन कौन सा होगा, जहां बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा रीजन होगा, उसके बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन रहा हो, उस टाइप से इलेक्ट्रॉन की हालत होती है उस बैलून। आप फुटबॉल के अंदर भी दो, मतलब ऐसे अज्यूम कर लो कि भाई एक अपने पास कॉर्क बॉल है और बॉल के अंदर एक अपन जगह है, उसमें खाली जगह है, तो उसके अंदर दो मक्खियां छोड़ देते हैं, तो कैसे उनकी हालत होगी, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां होगी, सेंटर में होने की, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां होगी, सेंटर में होने की, इसमें। सो उस टाइप से अपन को एटम में एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अब अपन काम की बात करें, इसमें क्या होगा, जैसे अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, मैंने आपको जैसे फ्लाइज वाला पार्ट बताया, मॉस्किटो वाला पार्ट, तो उसमें अपन ऐसे कर सकते हैं कि देखो, इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा ना, वो कहां पर होगा, तो अपन कहेंगे देखो, इधर भी बॉल के आसपास नहीं होगा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगा वो कैसे होगा, इधर कहीं। मान लिया अपन ने कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन, तो इस किसी रीजन में, जो ये वाला रीजन है ना, इसी रीजन में इलेक्ट्रॉन होगा, और इस एंगल पे आप एंगल बता भी सकते हैं, जो एक्स एक्सिस से अलोंग होगा, कि भाई किस रीजन में कितने एंगल पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब ऐसे अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि बैलून का सारा पार्ट 100% पार्ट बैलून में कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं, वॉल के पास होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, इधर माउथ के पास होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इधर होने की, वो एक रीजन। तो अगर px में इलेक्ट्रॉन है, px में है तो अलोंग x एक्सिस इलेक्ट्रॉन ढूंढ लूंगा, py में है तो अलोंग y एक्सिस को इलेक्ट्रॉन ढूंढ लूंगा, अगर pz में है तो मैं z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन ढूंढ लूंगा। तो मुझे एक बार में एक ही एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन ढूंढना पड़ेगा, px, py और pz। मतलब थीटा का वैल्यू और सभी के शेप अगर सिमेट्रिक हैं, एक जैसे हैं, तो थीटा का वैल्यू सभी में एक जैसा है। मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है, वो एंगुलर जो पार्ट है इसका, एंगल जो है, जो एंगुलर पार्ट है, वो एक बार में एक ही एक्सिस पे ढूंढना पड़ेगा, आइदर px और py। सो हमें एक बार में, क्योंकि सभी सिमेट्रिक है, तो इसमें थीटा का वैल्यू एक ही मिलेगा, तो एक ही थीटा के रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करके बता देना है व्हाट इज द, एक ही एक्सिस के अलोंग अपन को बता देना है व्हाट इज द एंगुलर। और अगर एस की बात करें अपन तो अपन कहेंगे भाई देख, फुटबॉल ना स्फेरिकल था, इसमें मैं एक्सिस नहीं बता सकता कि किस एक्सिस पे वो इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों, क्योंकि उस फुटबॉल में ना तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन को, ना वाई एक्सिस के अलोंग, और ना ही मैं जेड एक्सिस के, मैं कोई एक्सिस के अलोंग नहीं बोल। तो फिर इसमें मेरे पास एंगल का कोई वैल्यू नहीं, so I am unable to predict on which axis the electron is present. It can be anywhere in that spherical part and maximum probability will be in the center. क्यों, क्योंकि
इधर इसके पास जाएगा, वॉल के पास जाएगा तो टकराएगा वहां पर. That's why we say that value of L for S is equal to 0, because we are not able to predict at what angle through any axis the electron is traveling. So इस केस में due to spherical shape we are not able to predict the angle of electrons with respect to any axis. So value of L, that is angular momentum, is 0. इधर मैं predict कर सकता हूँ. Either it will be through x axis or y axis or z axis. In p orbitals, the value of theta is same along x, y, and z axis. So there will be only one value of angular momentum. So we have to calculate the probability of electron of finding the electron only along one of the axes. So value of L will be equal to इसलिए इसका वैल्यू ऑफ x जो होता है वो 1, इसलिए इसका वैल्यू ऑफ L 1 होता है. तो इसका मतलब है अब D के लिए वैल्यू ऑफ L अगर 2 होता है तो क्या दो एक्सिस के अलॉन्ग ढूंढना पड़ता है भाई. अगर S में आप बोल रहे हो कि एंगल नहीं पता था इसलिए 0 है, P में आप बोल रहे हो कि अलॉन्ग वन ऑफ द एक्सिस मुझे पता था इसलिए आपने 1 लिखा, तो क्या D में आप अलॉन्ग 2 एक्सिस ढूंढोगे तो आप 2 लिख रहे हो? बिल्कुल, मैं D में अलॉन्ग 2 एक्सिस ढूंढूंगा. दैट्स व्हाई मैं उसके एंगुलर क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 लिखूंगा. So that's right. So write that C D orbitals. It has 5 orbitals. So first we'll write that it has double dumbbell shape. Dumbbell shape. Dumbbell shape. And has 5 orbitals. तो डंबल शेप तो अपन को पता है, मतलब इसका मतलब है अगर ये एक डंबल है तो दूसरा डंबल एक और ऐसी बनता होगा. और 5 ऑर्बिटल्स बिल्कुल बोल रहा हूँ, मतलब प्लस जैसा होगा एक डंबल और उसके ऊपर. हाँ थोड़ा बिल्कुल वैसे ही दिख रहा होगा. चल देखते हैं. एक होता है dxy रीजन, yz रीजन, zx रीजन, एक dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ले लेते हैं अपन, और एक dz स्क्वायर. ये 5 ऑर्बिटल होते हैं. मतलब उसमें क्योंकि d अपन को एक बात और पता है, d ऑर्बिटल थर्ड शेल से शुरू होता है. थर्ड शेल में क्या होगा, थोड़ा बड़ा साइज होगा. बड़ा साइज होगा तो सरफेस एरिया भी बड़ा होगा. सरफेस एरिया बड़ा होगा तो रीजन भी ज्यादा होंगे. सरफेस एरिया मतलब बड़ा फुटबॉल अगर है तो इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी बोल सकते हैं. तो काफी वो रीजन सरफेस एरिया बढ़ गया, क्योंकि अपन को पता है डी जो ऑर्बिटल होता है, डी सबशेल, वो थर्ड शेल से शुरू होता है, उससे पहले से होते ही. पीबी सेकंड शेल से शुरू होता है ना. फर्स्ट शेल में तो सिर्फ एस होता है. अब अगर अपन चेक करें तो देख भाई, आप जो मर्जी चाहे लिखो, एक्सिस तो 3 ही होते हैं, और एक्सिस अगर 3 होते हैं तो कभी भी 2 एटम में 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते.
चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, 3 से ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बनते। क्यों? क्योंकि हर एक बॉन्ड बनाने के लिए मुझे पर्टिकुलर एक्सेस यूज करना होता है, आइदर एक्स वाई जेड। तो 3 ही एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड। इसलिए कभी भी आप देखोगे, कितना भी मॉलिक्यूल पढ़ो, आज तक आपने जो भी पढ़ा होगा और आगे पढ़ेंगे भी, कभी भी 3 से ज्यादा बॉन्ड कभी भी किसी दो एटम के बीच में नहीं देखे अपन। उसका रीजन है क्योंकि एक्सेस अपने पास सिर्फ, तो अपन कहेंगे ठीक है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स देख लेते हैं अपन क्या करना है। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, मैं पहले डी एक्स वाई लिख लेता हूं, डबल डंबल शेप लिखोगे आप, ऐसे बना देता हूं, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस। तो अगर मुझे डी एक्स वाई लिखना है ना, तो ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, तो डी एक्स वाई विल बी, इन सभी का साइज एक जैसे, थोड़ा छोटा बन गया, बड़ा बना देता हूं, इन सभी का साइज एक जैसे, ये डी एक्स है। लेकिन सर आपने तो अभी एक्स तो एक्स एक्सेस पे बनाया था, अभी तो बिटवीन द एक्सेस बना दिया। हाँ, तो अब रीजन बढ़ेंगे ना, बोला था एक्सेस तो अपने पास 3 ही है ना, और रीजन अपन को 5 लिखने हैं, और एक्सेस 3 है एक्स वाई जेड, तो अपन को पर्टिकुलर रीजन को डिसाइड करना होगा। तो चलो देखो, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख लूं, डी एक्स डी वाई जेड को, ये डी वाई जेड हो जाएगा, ये डी एक्स वाई है, तो इसको y और z लिख देता हूं भाई, जैसे ये बिटवीन द एक्सेस है, ऐसे एक्सेस चेंज करके बता देता हूं, ठीक है। ये भी बिटवीन द एक्सेस हो जाएगा, बिल्कुल ये भी बिटवीन द एक्सेस हो जाएगा, इन सभी का साइज एक जैसे है। तो ठीक है, फिर तो ये बड़ा इजी हो गया भाई, इसको x लिख देता हूं, इसको z लिख देता हूं, और ये बिटवीन द एक्सेस। और ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अपन को याद होनी चाहिए है, क्योंकि मैं आगे इनको यूज करूंगा, आगे चैप्टर, ये शेप वगैरह ये सब इनको यूज करूंगा मैं इसको स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री देखने के लिए, क्योंकि अपन इनके फॉर्म में भी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री या बॉन्ड बनाना, जैसे 3 बॉन्ड बनाए तो कैसे बन रहे होंगे वो चेक करेंगे। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल में ऐसे, अब आप ये बताओ, ये तो बिटवीन द एक्सेस बता दिया, ठीक है मान लिया। अब भाई एक्स वाई हो गया, और आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिखा, अब कैसे करोगे? तो अपन कहेंगे देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिखते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा वो ऐसे, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस। हाँ तो वो तो पहले भी बताया पहले वाले में, लेकिन अब ऐसे होगा, अब थोड़े छोटे भी बना सकते थे ताकि वो आपस में टच ना करें, जैसे बाकी सब में दिखाए, इधर भी दिखा सकता हूँ, टच कर रहे हैं तब भी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अलग अलग दिख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अलग नहीं है उससे कि सर इधर टच नहीं कर रहे थे, मैं बना ही देता हूँ वैसे, नहीं तो अपन कहेंगे सर देखो इधर आपने टच करवाया इसलिए वो अलग है, नहीं अलग नहीं, मैंने उसको 45 डिग्री रोटेट किया, मतलब अपन ने इसको ना ऐसे 45, इन दोनों के बीच में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्स और वाई एक्सिस में वो 45 डिग्री पे है, और दोनों को अगर 45 डिग्री रोटेट कर दो हो जाएगा, ये ऐसे, ताकि अपन को ना वो ऐसे उधर टच नहीं कर रहे तो इधर भी मत करो, ये ऐसे, ठीक है। तो ये y हो गया और ये x हो गया। अब आपको ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है नहीं लिख सकते, तो आपकी मर्जी, आप ऐसे कर सकते हैं। ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब सभी में अपन कहेंगे कितने लोब्स हैं, तो ईच डी ऑर्बिटल हैज 4 लोब्स, मतलब देखो भाई 4 ऐसे बैलून दिख रहे हैं ना, तो आप 4 बैलून ले रहे हो, तो ईच, जैसे आपने यहाँ पर लिखे हैं 2 बैलून को 2 लोब्स लिखे थे, तो ईच डी ऑर्बिटल हैज 4 lobes. Each d orbital will have 4 lobes. अब d ऑर्बिटल में ना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज
on the axis and dxy between the axis. 45 degree to each other. 45 degree to each other, है ना? To each other. मतलब इसको अगर 45 रोटेट कर दूं तो ये इस पे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, ये इस पे ऐसे बता दें। अब अभी तो dz स्क्वायर रह गया, dz स्क्वायर। अब इसमें सब में तो दो दो एक्सेस बोल रहे थे, आप इसमें एक ही एक्सेस। अच्छा तो इसको बाद में पहले इनको देख लेते हैं। तो 4 लोब्स हैं वो आपने लिख दी। अब एक बात और अपन से कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, पता मेंस और एडवांस तक में पूछ लेते हैं क्या, जैसे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखे थे ना वेव फंक्शन के, इसमें लिख के बताओ। तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। नहीं नहीं, डी में ऐसा नहीं होता। डी में अगर एक में पॉजिटिव लिखोगे तो उसके अपोजिट में भी पॉजिटिव है, फिर दूसरे में दोनों नेगेटिव। अब इन दोनों में नेगेटिव लिखोगे तो मैं इन दोनों में पॉजिटिव लिखूंगा। डी में अलग अलग होता है, मतलब डी में ऐसा होता है कि अब इधर अपोजिट वाले में एक तरफ पॉजिटिव था एक तरफ नेगेटिव था। डी में ऐसा नहीं। डी में आपको एक तरफ पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव लिखोगे तो दूसरे अपोजिट में भी पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, तो बाकी दोनों में नेगेटिव। और ऐसे भी नहीं कर सकते सर, ऐसे लिख लें चलेगा ना, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव ही तो देने। नहीं नहीं, गलत हो गया, और फिर तो गलत। आप अगर एक तरफ पॉजिटिव लिखोगे तो मुझे दूसरी तरफ भी पॉजिटिव ये कर, ठीक है ना। तो इधर भी अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, इधर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि इसी ऐसे ही पॉजिटिव लिखे जाते हैं या ऐसे नेगेटिव लिखे जाते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। नहीं ऐसा कुछ, बट पॉजिटिव नेगेटिव अपन को डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में, बताओ व्हिच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शंस इन डी। ठीक है, अब अपन dz की बात करते हैं। dz स्क्वायर में तो शेप होगा ना इसका वो ऐसे dz स्क्वायर का शेप, ठीक है। तो dz स्क्वायर में एक तो अपन बनाएंगे ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ऐसे y एक्सिस होगा अपन को पता है, यार x y z आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये अपन ने पढ़ा, उनको कोई प्रॉब्लम। अब ऑर्बिटल बताओ। तो एक तो अब dz स्क्वायर है तो z पे तो हो गई होगा, एक ऑर्बिटल तो ऐसे होता है, तो एक ऑर्बिटल तो अपन ऐसे बना लेंगे भाई, एक ऑर्बिटल तो ऐसे, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा ऑर्बिटल है वो लोब्स के फॉर्म में नहीं बनता, वो ऐसे, ये एक सर्कुलर रिंग होता है ऐसे, ये वो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटीज में नहीं। सर्कुलर रीजन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, सर्कुलर रीजन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, z एक्सिस। अब z एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा तो अपन क्या करेंगे, इन एक्स वाई प्लेन, ऑब्वियसली बात है एक्स वाई प्लेन, इन द एक्स वाई। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो लिखना पड़ेगा ना अपन को, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव ऐसे। अब ये ना पता क्या है, जैसे जैसे वो प्लैनेट होता है ना सैटर्न, उसमें क्या होता है, एक ऐसे स्फीयर होता है सैटर्न का, और उसमें एक ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट होता है उसमें, जिसमें पत्थर घूमते रहते हैं। इधर अपन उसको रीजन बना रहे हैं, तो अपन ने क्या किया, देख 2 बैलून लगाए ऐसे, 2 ऐसे बैलून लगे ऊपर की तरफ, छोड़ूंगा तो मेरा मार्कर गिर जाएगा, ठीक है। और फिर उसके अराउंड ऐसे ना एक रीजन, ऐसे सर्कुलर रीजन बना दिया, एक सर्कुलर रीजन इसके ऐसे बना। मतलब अब आप ये बोल रहे हो कि अगर सर्कुलर रीजन ऐसे बना रहे हो आप, तो मतलब इधर से पूरा नहीं लेना है, ऐसे इतना ही रीजन लेना है क्या? हाँ, वही वही रीजन सर्कुलर। तो उस सर्कुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन आता है, बट अगर अपन चेक करेंगे ना तो 99% केस में इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसी में इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा।
इसलिए अपन कहते हैं कि एक ही ऑर्बिटल, जैसे ये दोनों ऑर्बिटल प्लस प्लस बने हुए ना, और ये भी प्लस प्लस बने हुए हैं, तो ये दोनों प्लस प्लस है, इसलिए नेगेटिव हमेशा अपन इस सर्कुलर रीजन, नेगेटिव साइन हमेशा अपन इस सर्कुलर इसमें हमेशा अपन। तो अपन से पूछेंगे बताओ पी के तो सारे शेप एक जैसे थे, बिल्कुल थे। डी के सारे शेप एक जैसे हैं, बिल्कुल नहीं है। डीजेड स्क्वायर डिफरेंट है। तो वी आर एबल टू टेल कि भाई इसमें इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेंगे अपन से कि पी के ऑर्बिटल सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन डी के ऑर्बिटल सारे एक जैसे नहीं होते, चार एक जैसे होते हैं, एक डिफरेंट। डिफरेंट कौन सा होता है? डी। उसमें पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन कहां होते हैं? वो जेड एक्सिस के। तो लाइक दैट वी कैन राइट कि भाई दिस इज हाउ द ऑर्बिटल शेप्स आर। ये डबल डंबल है, मतलब चार लोब्स हो गए। सो डी हैव्स फोर लोब्स, वी हैव रिटन दैट एक्सेप्ट dz स्क्वायर। उस dz स्क्वायर का डिफरेंस, राइट? तो dz स्क्वायर में जो शेप आएगा वो कैसे आएगा? एक सर्कुलर रिंग होगी और z एक्सिस के अलोंग आपको मिलेगा ऐसे दो लोब्स मिलेंगे z एक्सिस के। तो वी आर एबल टू टेल, ठीक है भाई, कैसे मतलब शेप्स होता है अपन को पता चल गया। अब इसमें बन जाएंगे, देखो भाई, अब अगर दो लोब्स थे तो आप एक एंगल एक एक्सिस के अलोंग ढूंढते थे इलेक्ट्रॉन को। अभी दो एक्सिस हैं तो मुझे दो, चार लोब्स हैं तो मुझे दो एक्सिस के अलोंग ढूंढना पड़ेगा। इसलिए डी का वैल्यू, डी के लिए एल का वैल्यू क्या हो गया? 2। क्योंकि अब अपन को दो एंगल, दो लोब्स हो गए ना, चार लोब्स हो गए तो अपन पहले अपन दो लोब्स में ढूंढते थे कि भाई आइदर ए वाई एक्सिस के अलोंग होगा या एक्स एक्सिस के अलोंग होगा या जेड एक्सिस के अलोंग होगा। अब तो अपन कहेंगे अपन को या तो इस रीजन में होगा इलेक्ट्रॉन या फिर इस रीजन में, तो दो एंगल के वैल्यूज आ गए मेरे पास। दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ एल। सर जरा फिर से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल एक्सप्लेन करेंगे। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या होगा ना, देख ऐसे चलेगा। अपन ऐसे करेंगे, इसको ना पेन को मान लेते हैं dx y, और ये वाला मान लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो जब अपन ने dxy बनाया ना, तो इधर लो बैलून है, इधर बैलून है, इधर बैलून है और इधर बैलून है। dxy इनके बिटवीन बैलून था, इधर बैलून था, इधर बैलून था, इधर था, इधर था। जब अपन ने x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाया तो इस पे बैलून है। अब x स्क्वायर माइनस वाई, समझ में आया? ओके सर। ऐसा क्यों लेकिन? नहीं, अपन ने तो ऐसा अपन ने थोड़ी कहा, अपन तो रीजन ले रहे हैं भाई। हो सकता अपन तो ये रीजन इसलिए ले रहे हैं ना कि बुक्स में अपन को यही रीजन नहीं लिखा है। नहीं तो अपन कहते हैं सर ठीक है ना, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसको वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा आपने, तो अगर मैं वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिखूंगा तो पहले आप जेड और वाई के बीच में लिख रहे थे, अब उनके एक्सेस पे लिख देना जैसे इसमें लिखा। लेकिन अपन कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते, तो बुक्स में जो लिखा होगा उसके हिसाब से लिखे। भाई आपने एसपीडीएफ लिखा, एबीसीडी लिख दो सर, क्या फर्क पड़ता है? कोई अल्फाबेट अपन से पूछ थोड़ी रहा है एस का फुल फॉर्म बताओ, पी का फुल फॉर्म बताओ, नहीं। तो फिर लिख दो ना एबीसीडी, नहीं बुक्स में लिखा होगा ना एसपीडीएफ, तो बेटर है वही लिख। क्वेश्चन चेक भी उसी से होगा, तो इसलिए अपन वही लिखेंगे जो अपन को पता है। वरना हमें तो रीजन डिसाइड करने थे, डी ऑर्बिटल में 5 रीजन देने थे, तो एक स्फीयर में 5 रीजन निकाल दो आप, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से निकाल दो या वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर से निकाल दो या जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से निकाल दो। लेकिन अपन ने बाकी कंसीडर नहीं किया, यही किया कि बुक्स में यही किया, तो अपन नहीं करेंगे, फिर अपन सिमेट्री बुक के हिसाब से। ओके सर। अब अपन बोल सकते हैं दैट इज डी एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल में क्या होगा ना, विल राइट दैट इट हैज ट्रिपल डंबल शेप। अब तो एक और बनाना पड़ेगा।
और एक और बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, तो फ्लावर जैसे लगेगा। मैं फ्लावर ही एंड हैज 7 जैसे इसके 5 ऑर्बिटल थे वैसे उसके 7 अब अपने पास होंगे जैसे 7 ऑर्बिटल्स में एफ एक्स माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर, एफ वाई माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, और एफ दैट इज जेड माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। फिर अपन लिखेंगे दैट इज एफ एक्स स्क्वायर वाई, एफ वाई स्क्वायर जेड, और एफ जेड स्क्वायर एक्स, और अपन लिखेंगे एफ जेड ई ऑर्बिटल। सर ये सारे याद रखने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं तो कहूंगा इसको याद, मैं तो बना के भी नहीं दिखाने वाला और याद भी नहीं रखना पड़ेगा। एफ ऑर्बिटल अपने सिलेबस में है ही नहीं, ये शेप बना है ना, ये शेप वगैरह बनाना अपने सिलेबस में है। एफ ऑर्बिटल पी के लिए अपन ने जरूर लिखा कि भाई द वैल्यू ऑफ एल, पी के लिए वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 2 बिकॉज वी हैव टू calculate the probability of electron along 2 directions, है ना, with respect to the axis, जो भी एक्सेस अपन, या तो अपन को y के अलोंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर अपन को x के इधर, ये x था अपने पास तो x के अलोंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोनों में अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए अपन ने उसको एंगुलर मोमेंटम को 2 लिया। तो अपन को जैसे इसमें लिया, अब वैसे अपन को 3 इसमें लेना पड़ेगा, तो एल का वैल्यू 3 हो जाएगा। और इसमें ये अपन को याद भी नहीं रखना, पढ़ना भी नहीं है, अपने सिलेबस में बस नंबर अपन को पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है, या इसमें अपन को ट्रिपल डेफिनेशन ये पता। दिस इज अबाउट द ऑर्बिटल, जिनके बेसिस उनके शेप की वजह से ही हमको उनमें, और इनके ना 3D शेप्स जो है ना वो एनिमेटेड, थोड़े वो एनिमेटेड टाइप के मैं आपको भेज दूंगा, तो आप उसको देख भी सकते हो थोड़ा सा एनिमेशन में कि वो किस टाइप से दिखते हैं। एनिमेशन में कलर्ड एनिमेशन थोड़ा सा भेजूंगा मैं, तो आप उसको एक बार देखिए किस टाइप से उनके शेप्स है ना। तो ये तो था अपना वैल्यू ऑफ राइट एल। अब मुझे वापस, मतलब अपन एंगुलर क्वांटम नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम वापस डिस्कस करेंगे। सो अपन देखेंगे कुछ ऐसे, कोई डाउट है तो बोलो। तो अब अपन जैसे अभी तो एंगुलर क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे एक दो पॉइंट उसमें लिखने थे एंगुलर क्वांटम नंबर के। तो अब अपन काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, अपन ने शेप भी डिस्कस कर लिया, कैसे कैसे एसपीडीएफ होते हैं, और अपन को पता है इन चारों बैलून में से किसी एक ही बैलून में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन एक ही लोब में होता है, वो आपको बताया कि बैलून एक ही होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी में नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो एक ही बैलून में ही इलेक्ट्रॉन हमेशा होंगे, ये आपने बताया किसी को। तो मैंने आपको बता दिया, अलॉन्ग 2 एक्सिस में पर लिखेंगे तो पता चल जाएगा। अब इसमें अपन एक नोट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट या फिर शेल, जो कि अपन लिखते हैं एमवीआर इज इक्वल टू होता है एमएच। ये अपन को पता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट कितना होता है, वो तो बोर नहीं बता। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ
इधर इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे हैं हाँ, तो ऑर्बिट का जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का भी है। इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, इन अ ऑर्बिट और अ शेल इज दस। जो ऑर्बिटल, जो एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम मतलब किस एंगल से अपन को पता है, वो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो जो ऑर्बिट का एंगल होगा वो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। अब अपन बात कर रहे हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अब मैं ऑर्बिटल की बात, ऑर्बिटल मतलब किसी एक में, पहले आप शेल की बात कर रहे थे, ये तो बोर ने दिया था तुमको शेल के लिए। ये अपन ने एंगुलर मोमेंटम से कैलकुलेट किया एंड दैट विल बी इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ L into L plus 1 h by 2 pi, where L is angular quantum, where L is angular quantum, और एंगुलर क्वांटम नंबर S के लिए, P के लिए और D के लिए आपको पता है क्या होता है। मतलब S के लिए तो ये 0 हो जाएगा, हाँ हो ही जाएगा, स्फेरिकल शेप था उसमें कोई एंगल नहीं। P के लिए ये वैल्यू 1 हो जाएगा, सो 1 into 1 plus 1 मतलब √2 into h by 2 pi। D के लिए तो L का वैल्यू 2 होता है, तो 2 into 3 6 √6 होता है, L is एंगुलर क्वांटम। तो अपन से क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं ऐसे, कैलकुलेट द राइट ना, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। अभी ऑर्बिटल के लिए तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन बता देंगे कैसे कैलकुलेट करना है। डी ऑर्बिटल है तो फॉर्मूला अपन को गिवन है, डी के लिए एल का वैल्यू अपन को पता होना चाहिए, वो अपन को पता है, कैलकुलेट करके बता दें। तो अपन लिख लेते हैं भाई, आंसर विल बी फॉर डी ऑर्बिटल L is equal to 2, therefore angular momentum will be equal to under root of 2 into 2 plus h by 2 pi, that is equal to √6 by 2 pi h by 2 pi। ये हो जाए। अब किसी को डाउट है तो बोल, मतलब इस टाइप से अपन एंगुलर मोमेंटम बता दें। पहले अपन ने, बोर ने अपन को बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेल, तो जो शेल का एंगुलर मोमेंटम होगा वो इलेक्ट्रॉन का भी एंगुलर मोमेंटम होगा उस शेल में, तो वी नो दैट, है ना। अभी अपन क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, ठीक है। अब एक बात और होता है, ये जो h by 2 pi होता है ना, इसको भी अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, तो मैं कहूंगा ठीक है, L तो अपन को पता है क्या होता है, दैट इज एंगुलर क्वांटम नंबर फॉर सब शेल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये जो ऐसे होता है ना h by 2 pi, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, where h bar is equal to h by 2 pi, इसको अपन डायरेक्ट h बोलते हैं, where this is डायरेक्ट h, ऐसे बोलते हैं। सो h by 2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, h लिखो उसका फिर हटा, तो उसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट h, डायरेक्ट है वो है REC। तो कभी कभी अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा तो अपन सोचेंगे अरे यार सर ने हमें बताया नहीं, हो सकता है यहाँ लिख दें वो n, मतलब इसी में लिख दिया, अपन घबरा गए यार ये तो कभी सर ने अपन को बताया ही नहीं। तो h by 2 pi को अपन डायरेक्ट h लिख सकते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम अपन सब शेल के लिए भी बता सकते हैं और अपन ऑर्बिट के लिए भी बता सकते हैं। तो ये बात अपन को L से पता चल जाता है, इसलिए हर बार मैं आपको बोल रहा था L का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, L का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, अपन को पता
चल गया बाय टेस्ट। अब अपन चेक करेंगे थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक क्वांटम। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ना वो m से डिनोट करेंगे। इट्स वैल्यू signifies the orbital in which the electron is present, For each value of L, the value of M is, for each value of L, the value of M is equal to प्लस माइनस L और उसमें जीरो भी होगा। मतलब M के वैल्यू जो होते हैं वो प्लस माइनस L और जीरो ही होगा। तो अगर मुझे L का वैल्यू पता है मैं M के वैल्यू बता सकता हूं कितने होंगे। अब L का वैल्यू बता दो। पहले N से मुझे पता चल जाएगा किस शेल में है, L से मुझे पता चल जाएगा किस सब शेल में है, और M से मुझे पता चल जाएगा किस सब शेल के ऑर्बिटल में। चलो देखते हैं कैसे। अपन को पता है सब शेल, अपन को पता है सब शेल, दैट इज ऑर्बिटल, है ना। ठीक है, तो S P D F ऐसे ऑर्बिटल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन को पता है। वैल्यू ऑफ L लिख लो, तो इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 ऐसे लिखो। तो अपन लिखते हैं वैल्यू ऑफ M लिख लें। ये ऑर्बिटल वगैरह अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, हम लोग बता देंगे। आपने हमें बता दिया S P D F, इनके लिए वैल्यू ऑफ L क्या होता है, तो आपने मुझे बता दिया M की वैल्यू बता दो। तो अपन ने कहा देखो भाई अगर किसी भी वैल्यू का L का वैल्यू अपन को गिवन है तो वैल्यू ऑफ M क्या होंगे, प्लस माइनस L इंक्लूडिंग 0। अब S तो खुद ही 0 S के लिए, तो अपन कहेंगे अच्छा ये 0। P के लिए M की वैल्यू कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, -1 0 +1। इसके लिए तो कहेंगे -2 -1 0 +1 +2, प्लस माइनस L इंक्लूडिंग 0 ना। इसके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो अपन कहेंगे सर ये तो आना ही था, ये तो मुझे पता था कि ऐसे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मुझे बता रखा था ना ऑर्बिटल, S के लिए 1 बॉक्स बनता है, P के लिए 3 बॉक्स बनते हैं, और D के लिए 5 बॉक्स बनते हैं। तो मुझे 5 वैल्यूज तो चाहिए ना, क्योंकि मुझे ऑर्बिटल बताना है। और F के लिए 7 बॉक्स बनते हैं। तो S का तो एक ही बॉक्स बनता है, तो अपन को पता था M का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसके एक ही बॉक्स बनता है। PX के लिए PX होगा, PY होगा और PZ होगा। 3 बॉक्स थे, तो एक के लिए किसी एक के लिए मुझे +1 देना पड़ेगा, किसी को -1 देना पड़ेगा, और एक के लिए 0 देना पड़ेगा। वो कोई भी हो सकता है। तो इधर भी ऐसे होगा, D के 5 हो जाएंगे, तो आपने इसलिए लिखा है -2 -1 0 +1 +2, इसलिए आपने ऐसे लिखा। इसके लिए इसलिए आपने लिखा क्योंकि 5 वैल्यू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 5 ऑर्बिटल, उसके 5 वैल्यू इसलिए आ रहे थे क्योंकि 5 ऑर्बिटल होते हैं, और इसके लिए 7। लो, मतलब अगर आप मुझे M का वैल्यू फिक्स दे दो तो मैं आपको बता दूंगा कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अपने पास एक प्रॉब्लम आता है, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल let us say for P है example, the energy of orbitals of assumptions are same, मतलब एनर्जी ऑफ Px is equal to Py is equal to Pz, तो किसको कौन सा वैल्यू दें, तो अपन कहते ये नहीं बता सकते। तो फिर वैल्यू कैसे आए, इनको अपन तभी बता सकते हैं
जब अपन इनको ब्रेक कर पाए अलग अलग। तो वो कैसे ब्रेक करो? जीमन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट। ये क्या होता है? तो अपन कहेंगे कि आपने हमें ड्रॉबैक में लिखवाया था बोर थ्योरी। When the atoms are placed in a magnetic field or electric field, the lines we are getting, Lyman, Balmer, they are again split into different lines. तो फिर से different line में split होगा। Bohr was not able to explain that. तो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा क्या हो जाता है? अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जैसे अपन कहेंगे, देखिए जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, थोड़ा सा स्पेस और चाहिए तो मैं इसको यहां बनाता हूं, थोड़ा सा स्पेस और मिल जाएगा ना मुझे, बता दें। ठीक है, तो अपन कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा क्या हो जाता है? तो देखो, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक, ये सारे के सारे जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, they have equal energy. Orbital has equal energy. और जिनकी एनर्जी इक्वल होती है ना, उनको अपन कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मतलब वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इक्वल है। आप लिख भी देना, मैं थोड़ा इसलिए कम भी लिख रहा हूं कि मतलब और बहुत बहुत ज्यादा दिखने में लगेगा बहुत सारा लिखा हुआ है। तो ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, इनमें से मैं किसी को भी पीएक्स लिख लूं, किसी को भी पीवाई लिख लूं, किसी को भी पीजेड लिख लूं, क्या फर्क? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब है सबका एनर्जी सेम। सर एनर्जी तो आपने शेल का बताया था, -13.6, -3.4, माइनस ऐसे। ऑर्बिटल्स का सेम एनर्जी का क्या मतलब है? तो अपन कहेंगे किसी भी एटम में XYZ एक्सेस है, तो उनको ऐसा कहा, ये Y हो गया, ये X हो गया, और ये Z हो। दैट इज व्हाट आई मीन। अब भाई न्यूक्लियस से अगर सभी का एक जैसा डिस्टेंस आएगा, इसका भी शेप एक जैसा, इसका भी शेप एक, सब एक जैसे। थोड़ा बेचारा पतला लग रहा था, उसको मोटा बना, थोड़ा ठीक तो लगे, ठीक है, तो वो सब एक जैसे। अगर सभी एक जैसे हैं तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन रखो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, इसलिए आप बता रहे थे यहां से फिल करो या यहां से फिल करो, यहां से फिल करो, कहीं से फिल करो, क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज दे आर डीजेनरेटेड। ठीक है, तो सबके शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो फिर मैं बताऊं कैसे कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है? तो अपन कहेंगे अपन नहीं बता सकते, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अप्लाई करो मैग्नेटिक फील्ड, कर दे, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई। अप्लाई मैग्नेट। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोटे मैग्नेट होते हैं, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। अपन कहेंगे हम सबको पता है कि अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो अपने अराउंड एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, राइट? कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके अराउंड वहां पर, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखता तो है नहीं, हाँ, तो अपन से बोला जाता ना कि भाई देखो, जो लाइव वायर होता है ना जिसमें करंट हो, उससे दूर रहना,
दूर क्यों रहना, पास भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहां इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड में गए ना वो आपको पुल कर लेगा। अपन कई बार सुनते ना, ट्रेन के ऊपर बैठा था, वायर ने पकड़ लिया उसको, क्यों, वो हाई टेंशन वायर्स होते हैं, उनके मैग्नेटिक फील्ड भी बड़े होते हैं, और उनके मैग्नेटिक फील्ड में है वो आपको पुल कर लेगा। एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। उल्टा भी होता है, अगर कोई भी मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ को, अपन को पता है, और उसका फील्ड लेते हैं, कोई भी मैग्नेट हो, तो अगर मूविंग मैग्नेट है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब अगर मैग्नेटिक मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और मूविंग चार्ज होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा कंपल्सरी। अच्छा, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा तो नॉर्थ और साउथ पोल भी होगा। तो इस फील्ड को एक्सटर्नल फील्ड से, अब एक्सटर्नल मैग्नेट, कोई मैग्नेट ले लेते हैं और अपन उसको, उस मैग्नेट को इससे इंटरैक्ट करवा देते हैं, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी आई। अगर जो मैग्नेट अपन ने अप्लाई किया, अगर यहां साउथ और नॉर्थ है तो ये आपस में अट्रैक्ट करें, और अगर यहां नॉर्थ और साउथ है तो रिपेल करें, दो चांसेस है, या तो वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे, वो मैग्नेटिक मोमेंट अपन इसके बाद फिर वर्ड्स में मैं बताऊंगा कैसे, उसको लिखवाऊंगा भी वर्ड्स में, आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो पार्ट भी मुझे चाहिए। जब अपन इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तो ये इसका डीजेनरेसी, ये क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल थे जिन्होंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी ना, वो इससे इंटरैक्ट करेंगे। अगर इससे इंटरैक्ट करेंगे तो या तो उनमें रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, अपन कहेंगे दोनों ही कंडीशन हो सकती है। अगर अट्रैक्ट, क्योंकि दोनों कंडीशन इसलिए ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपन ऐसे लिखने वाले हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन ऐसे लिखने वाले हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया अपन ने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये वाला, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नॉर्थ हो, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, तो इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, तो इनमें तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन इसमें रिपल्शन। पैरेलल टू द, उस रिपल्शन की वजह से ये जो एक साथ थे ना, जो अटैच, जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस एक जैसा था, इनकी डीजेनरेसी ब्रेक हो जाएगी। अगर डीजेनरेसी ब्रेक हुआ तो एक ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाएगा, तो एक का कम हो जाएगा, और एक वैसे रहेगा, इस टाइप से। तो ये जो ऑर्बिटल है जिनकी डीजेनरेसी ब्रेक हुई, इनको अपन कहते हैं नॉन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। तो अपन कहेंगे, एक बात बताओ सर, हमने आज तक नहीं सुना कि हमने किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा, या ये वाला पार्ट तो मैं तभी करूंगा जब मुझे कहा जाए क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हमें बताना पड़ेगा उनको कि मैग्नेटिक फील्ड में पूछ रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेंशन नहीं है तो हम यहां तक बता सकते हैं सब कुछ, इसके आगे नहीं बता सकते। ओके, ठीक है, अब देखते हैं पर क्या। यहां पर जिसकी एनर्जी बढ़ गई अपन उसे +1 कह देते हैं, जिसकी एनर्जी कम हो गई वो -1, और जिसमें कुछ भी नहीं हुआ वो 0। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन इससे परपेंडिकुलर है तो उसमें कुछ भी नहीं होने वाला, नो रिपल्शन, नो रिपल्शन। तो इसका +1 हो गया, इसका -1 हो गया, ये 0। अब आर्बिट्ररी एक्सिस किसी भी स्फीयर में जो हम एक्सिस चूज करते हैं वो हमेशा z होता है। तो ये वाला जो था ये pz था, जिसके लिए मैं m का वैल्यू 0 था। अब इन दोनों में क्या होगा, अगर आपने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है वो परपेंडिकुलर टू z एक्सिस अप्लाई किया, तो z एक्सिस में अगर परपेंडिकुलर था तो ये pz था। और यहां पर अब मुझे ये इन दोनों में से कोई भी x एक्सिस हो सकता है, कोई भी y, तो मैं यहां पर लिखूंगा दिस इज px और py, और px और py, और py और px,
मतलब अगर ये px है तो ये py हो जाएगा, अगर ये py है तो ये px हो जाएगा, दोनों में से एक किसी को मुझे px या py लेना। मतलब अब मुझे इनमें भी अगर एग्जैक्ट चाहिए तो मुझे और डेप्थ में स्टडी करनी, इसको कहते हैं ज़ीमैन। दिस इज ज़ीमैन इफेक्ट। वो होता है कि हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे तो जो उसके ऑर्बिटल जो सेम साइज सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं वो भी ब्रेक हो जाएंगे। तो अपन को पता चल गया, अच्छा अलग अलग मैं तभी बता सकता हूं, मतलब m का वैल्यू +1 0 या -1 एग्जैक्ट मैं तभी बता सकता हूं जब आप मैग्नेटिक फील्ड में। तो इनमें क्या हुआ, तो अपन कहेंगे ये ना ऐसे हो गए, एक का एनर्जी बढ़ गया, दूसरे का एनर्जी छोटा हो गया, और एक वैसे का, एक जैसे था वैसे का। तो इसका एनर्जी बढ़ गया, इसका एनर्जी कम हो गया, और एक जैसे था वैसे का। तो जैसे था वैसे ही रहा, एक का एनर्जी बढ़ गया और दूसरे का कम हो गया। जिसका एनर्जी कम हो गया तो जो न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी कम होती है, तो जिसका एनर्जी कम हो गया वो न्यूक्लियस के पास आ गया, जिसका एनर्जी बढ़ गया वो न्यूक्लियस से दूर चला गया, और एक ऐसा था जो वहीं था ऑर्बिटल तो रहेगा। अब ये अलग अलग शेप में ऐसे हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा अपन ने ऐसे, सबके शेप सही से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज इन द मैग्नेटिक। तो अब अपन कहेंगे कि देखो भाई ठीक है, आपने यहां पर ये लिखा, एक px के लिए था, एक py के लिए था, एक pz के लिए था। इनमें से बता सकते हो आप कौन सा pz के लिए है? नहीं बता सकता। बोलो मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना है तो pz के लिए बता दूंगा, और px और py उसमें भी मुझे चेक करना पड़ेगा, उसमें और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो इनमें से कौन सा dxy dyz कौन सा है मैं नहीं बता सकता। आप अगर मैग्नेटिक फील्ड लो तो मैं ब्रेक करके बताता हूं कैसे करना, नहीं तो नहीं, क्योंकि अभी तो इनका और सभी का ऑर्बिटल एक एनर्जी एक जैसा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो अपन लिख देंगे +2 वाला, +1 वाला, 0 वाला, प्लस ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ये। तो मैग्नेटिक फील्ड में अपन कहेंगे यहाँ पर +2 वाला है, ये +1 वाला है, ये 0 वाला है, ये -1 है, ये -2 मैग्नेटिक। तो अपन बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में पॉसिबल, नहीं तो नहीं बता सकते। ठीक है, तो अब आज अपन यही रुक जाते हैं, तुम पढ़ के आना, नेक्स्ट टाइम अपन चेक करेंगे इसको, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ। मैग्नेटिक फील्ड में अब वर्ड्स में शुरू करेंगे इसको। मतलब ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होता क्या है, अब मैं वर्ड्स में शुरू करूंगा इनको, कि वर्ड में ये सारा पार्ट जो बता रहा था ना कि इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद दैट, राइट ना, मैग्नेटिक फील्ड, वो सब अपन वर्ड्स में लिखेंगे, क्योंकि वो अपने लिए काफी काम होगा। तभी तो अपन कहेंगे कि इंटरेक्शन कैसे हुआ वो सारा बता, वो नेक्स्ट अभी अपन रुक जाते हैं। तो इतना पार्ट एक बार पढ़ के आना जो मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना, राइट। सो दैट इज